यहाँ हम कहीं जाते नहीं है तो लगभग सारी चीजें ऑनलाइन ही रहती है। देखो, तो यहाँ पर अर्ध आयु की बात हम लोग कर रहे हैं। अर्ध आयु का मतलब होता है आधा समय। किसका आधा समय? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक पदार्थ का। जैसे ये अभिक्रिया है, ये बी में चेंज हो रही है मान लो, तो एक ऐसा समय है जो इस अभिक्रिया की सांद्रता आधी बचती है, ये आधा बचता है। या आप कह लो कि जो 50% ये अभिक्रिया का भाग है, ये उत्पाद में क्या होता है? बदल चुका होता है। मतलब वह समय होता है जिसमें अभिक्रिया का जो अभिकारक पदार्थ की सांद्रता होती है, अपनी सांद्रता का आधा परसेंट, मतलब आधा भाग क्या होता है? वो बन चुका होता है, पूर्ण हो चुका होता है। ठीक है, तो इसको और सस्ता बता दे। या अर्धायु क्या होता है? अर्धायु वह समय होता है जिसमें किसी अभिक्रिया का आधा भाग, ना किसी अभिक्रिया के अभिकारक पदार्थ की सांद्रता का आधा भाग क्या होता है? वो उत्पाद में बदल चुका होता है, ये अर्धायु। और इसको किससे प्रेजेंट करते हैं? टी हाफ से, ऐसे। ठीक है, अभिक्रिया को लिखते हैं, परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद समझाते हैं। देखो, वह समय जिसमें वह समय जिसमें वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता की वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है अर्ध आयु कहलाती है। अर्ध आयु कहलाती है। इसे टी हाफ या टी 0.5 टी हाफ या टी 0.5 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, नोट बनाओगे? नोट, एक अर्ध आयु में अभिकारक पदार्थ की सांद्रता का 50% भाग पूर्ण हो जाता है। पूर्ण होने का मतलब भैया 50% भाग क्या होता है? वो उत्पाद में बदल जाता है। ठीक है, ये लिख लो, एक अर्ध आयु में अभिकारक पदार्थ की सांद्रता का 50% भाग पूर्ण हो जाता है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है यहां से। आगे चले, जैसे मान लो, अभी इसको लिखना नहीं है, आप समझ लो, डायरेक्ट में लिखाऊंगा। कल हम लोग रिएक्शन लिखे थे, ए प्रथम कोट के लिए कोई पदार्थ, मतलब ये कोई पदार्थ था, उत्पाद में चेंज हो रहा था। टी बराबर 0 समय पर इसकी सांद्रता क्या थी? लेकिन टी समय बाद इसकी सांद्रता ए माइनस एक्स हो रही थी। बात को समझोगे? यह अर्ध आयु जो होता है वह समय होता है ना, वह समय होता है जिसमें अभिकारक पदार्थ की जो सांद्रता ये है, देखो ये अभिकारक पदार्थ की जो सांद्रता ये है, प्रारंभिक सांद्रता। देखो यहाँ पर टी बराबर 0 पर सांद्रता क्या है? इसकी ए है, इसी को हम लोग प्रारंभिक सांद्रता बोलते हैं। और ये जो हमारे पास बचा, ये अंतिम सांद्रता है। तो कहता है कि अभिकारक मतलब वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती। प्रारंभिक सांद्रता ये है, इसका क्या हो जाएगी? आधा हो जाएगा। तो उसे हम लोग बोलते हैं अर्धायु काल, और इसे हम लोग टी हाफ से प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो समय लिया जाएगा ना, कितना लिया जाएगा? टी हाफ। और ये अभिकारक पदार्थ की सांद्रता कितना हो जाएगा? A/2 हो जाएगा। मीन्स हमारे पास एक रिएक्शन मिला था प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए, के बराबर 2.303 अपान में टी इंटू लॉग ए अपान में ए माइनस एक्स। देखो ये टी जो है, जो टी हाफ है, टी 0 से ज्यादा समय है कि नहीं?
तो इसलिए हमें क्या करना होगा, ये जो कुछ समय बाद की सांद्रता है ना, इसके बराबर में रखना होगा a/x, और जहां पर t है वहां पर क्या रखना होगा, t हाफ, ये होगा। ठीक है, मैं यही लिखने चल रहा हूँ, ये मतलब पीछे की बात थी, बताना था, तो यहां मैं डायरेक्ट वही चीज को लिख रहा हूँ। प्रथम कोट की अपक्रिया अपक्रिया के वेग स्थिरांक समीकरण से, ठीक है, तो यहां पर के बराबर हम लोग देखे हैं 2 पॉइंट अपान में टी लॉग बेस 10, यहाँ पर बेस 10 देना, थोड़ा ये नीचे दीजिएगा, ए अपान में ए माइनस एक्स, ये होगा। तो हम लोग अर्धायु काल के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, तो इस समीकरण में क्या करेंगे, जहां टी है वहां टी हाफ रखेंगे, जहां ए है वहां ए बाई, मतलब ये इसके स्थान पे ए माइनस एक्स के स्थान पे क्या रखेंगे, ए बाई 2, यहां तक लिखो जल्दी से। यहाँ से भैया अगर आप टी बराबर निकालोगे, तो आपको क्या मिलेगा, 2.303। अब क्या होगा, अगर यहाँ अगर, हाँ तो टी को यहाँ, ये अगर टी यहाँ आएगा कि यहाँ को आना पड़ेगा, कुछ दूसरे बोलने वाले थे लेकिन ठीक है, जाने दो, इनटू ये हो गया। अब टी बराबर कितना रख दें, टी हाफ, और a माइनस एक्स बराबर a/2। आपको देखो समझने की बात है सर, हम लोग प्रारंभिक सांद्रता ये है तो यहाँ रख सकते थे ना इसको, a माइनस एक्स स्थान पे ये रखे, इसके पहले हम आपको वही समझाए थे, समझिएगा, नहीं तो भी मैं फिर से समझा दूंगी, यही समझने की बात है। ये तो मान लो सर चूंकि अर्धायु है तो इसलिए टी बराबर ये रख दिए, लेकिन इसके स्थान पे ये कैसे रख दिए, थोड़ा सा जानने वाली बात है। तो टी बराबर यहाँ पर 2.303। अब देखो के को के रहने दो, इनटू log 10। अच्छा, टी के स्थान पे क्या रखना है, टी हाफ, और देखो ए को ए रहने दो, ए माइनस एक्स का स्थान पे रखना है a/2, तो ये टी हाफ इक्वल टू 2.303 अपान में के। अब ये होगा लॉग, अब जानते हो ना 2 ऊपर जाएगा नहीं, ये बनेगा 2a अपान में ए से ए कट जाएगा, बचेगा कितना, 2, यहां से बचेगा 2 ना, तो टी हाफ इक्वल टू, अब log 2 का मान आपको पता है, log 2 का मान, बेस 10 log 2 इसका ना होता है 0.3010, ये होता है। अभी मैं log 10 तक सभी की वैल्यू लिखा दे रहा हूँ, log 10 तक सभी वैल्यू लिख लोगे तो उसके बाद फाइंड करने की जरूरत नहीं होगी, ट्रिक है उसके बाद फाइंड कर लोगे। तो यहाँ पर 2.303 अपान में के इंटू log 10 की वैल्यू लिखोगे, बस इतना हो जाएगा। अब यहां से आप निकालोगे ना, तो ये टी हाफ इक्वल टू, जो कल आप लोग लिखे थे 0.693 अपान में कितना, के, ये तो लिखे थे ना, ये कांस्टेंट की जो वैल्यू है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ये होता है। यही था हम लोग जब बता रहे थे कि आपको जब हम अर्धायु बताएंगे तब सिद्ध कराएंगे, जो अर्धायु काल होता है प्रथम कोट की अपक्रिया के वेग स्थिरांक पर निर्भर करता है, ना कि उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर, यही से आया था। ठीक है, लिख लो पूरा, वहां से लिखो, एक हेडिंग और पढ़ोगे, आभासी प्रथम कोट अपक्रिया। आप शांत रहो, आभासी प्रथम कोट अपक्रियाएं, तो यहाँ पर देखो प्रथम कोट की अपक्रिया हम लोग पढ़ लिए थे, ये आभासी प्रथम कोट की अपक्रिया है, क्या है सर, 20 अपक्रिया देते, कौन कौन सी पढ़े। यहाँ पर देखो आप कल हम आपको बताए थे सर, ऐसा कुछ बताए थे H2O2, आप बताओ कि ये शून्य कोट की अपक्रिया है कि प्रथम कोट की अपक्रिया है, पीछे नहीं देखोगे, प्लस H2। देखो आप दो तरह के रिएक्शन कर लिखे थे भैया ना, दो तरह का, एक तो था सर जिसमें सिर्फ एक ही अभिकारक पदार्थ था, और दो अभिक्रिया ऐसे लिखे थे इसमें दो अभिकारक पदार्थ था।
तो ऐसी अभिक्रिया है, यह ऐसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया जिसमें क्या हो, अभिकारक पदार्थ में कम से कम 2 ठो हो या 2 से अधिक हो ना, या आप बोल दो ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक पदार्थ भाग लेते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अब देखो 5 रिएक्शन ऐसे पढ़े थे जिसमें सिर्फ और सिर्फ केवल एक अभिकारक पदार्थ था, 2 रिएक्शन ऐसे बताए थे जिसमें क्या था, 2 अभिकारक पदार्थ था। तो आप बताओगे सर ऐसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक पदार्थ भाग लेते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। और इसकी सांद्रता सॉरी इसका आप क्या निकालोगे, अभिक्रिया की दर निकालोगे, दर तो क्या आएगा इसका बता दो, क्या होगा, ये ऐसा होगा, ये आप यहां से ये होगा दर। इसकी दर निकाल के बताओ, इसकी दर, इसकी दर बताओ, इसकी दर लिखोगे, यहां पर अभिकारक पदार्थ की सांद्रता ये है, तो ये लिखोगे कि C12H22। अरे सर ये भी तो है ना, इसकी सांद्रता काहे नहीं लिख रहे हैं उसमें, अरे तो ये भी तो अभिकारक पदार्थ है, आपने बताया सर जो अभिक्रिया की दर होती है वो अभिकारक पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर करता है, ये तो सांद्रता है, ये भी सांद्रता है, दोनों पर निर्भर करना चाहिए ना, लेकिन इसी पर ही क्यों निर्भर करता है, बात तो है इस पर। देखो ये जो जल है, जल की सांद्रता लगभग स्थिर रहती, 99% क्या होता है, स्थिर होती, तो जिसकी सांद्रता स्थिर होगी अभिक्रिया की दर उस पर निर्भर नहीं करती है, और जिसकी सांद्रता परिवर्तित होती रहती उसी पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर इसकी जो सांद्रता होती है ना 55.56 मोल होती है, तो यहाँ पर ना मोल होती है जिसे मोलर कहते हैं, कैपिटल एम होता है, तो इसकी सांद्रता नियत होती है, स्थिर होती है, इसलिए जल पर अभिक्रिया की दर निर्भर नहीं, इसलिए यहाँ पर जल लिखा नहीं जाता है। समझ गए कि नहीं समझ गए, नहीं तो अगर कोई पूछ लिया सर इसकी दर लिखिए तो आप बताओगे, लिख ही नहीं पाओगे, पहली बात क्या लिखोगे ना, तो इसकी तो मान लो किसी कोशिश करके लिख देते, इसकी नहीं लिखते सर जल भी है तो फंसा देता आपको, ये सारी चीजें। तो आप बताओगे सर जो जल की सांद्रता होती है लगभग क्या होती है, स्थिर होती है, इसलिए सांद्रता नहीं लिखते। तो आप समझ गए ना कि ये क्या होती है, आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ऐसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया जिसमें अभिकारक पदार्थ 2 या 2 से अधिक हो उसे हम लोग बोलते हैं, ये परिभाषा लिख, समझ गए कांति ने, कौन दिक्कत, हाँ कौन दिक्कत होगा बताइएगा। आपके पहले क्वेश्चन का आंसर नहीं दिए सर अर्धायुकाल में ना, सांद्रता A/2 वाला लिखो, ऐसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ऐसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक पदार्थ भाग लेते हैं, उसे आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। आभासी प्रथम कोटि की क्या कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल सुक्रोज का जल अपघटन, सुक्रोज का जल अपघटन कराओगे तो ये होगा C12H22O11 प्लस यहाँ पर H2O बनाओगे, मिलाओगे तो ये बन जाएगा किसमें, हाँ ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाएगा, C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये है ग्लूकोज, ये है फ्रक्टोज, ठीक है। यहां पर दोनों होता है। सुक्रोज देखो ये यस जानते हो ना, यस ये सा भी पढ़ा जाता है, जा भी पढ़ा जाता है,
तो चाहे सुक्रोज लिखो, चाहे सुक्रोज लिखो, चाहे स्यूक्रोज लिखो, किताब में आपको यही मिलेगा ना। हाँ, वही पढ़ाया जाएगा ना जब आगे जाओगे। तो ये बताए सर आपके यही बताएंगे, लेकिन हम इसको नहीं बताएंगे, यही हम पढ़ाएंगे हमेशा। तो C12 S22 वही लेवल और S2 ये सब सारी चीजें। अब यहाँ पर आप दर निकाल दो। अब क्रिया की दर बराबर होगी यहाँ पर C12 S22 वही लेवल। यहाँ पर नोट लिख लीजिएगा, जल की सांद्रता 55.6 EM मोलरता सांद्रता स्थिर होती है इसलिए यह नहीं लिखा जाता है। लिख दे रहे हैं सीधा सीधा, इसलिए यह दर पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, जल की सांद्रता 55.56 मोलर बिलियन बोलते हैं, स्थिर होती है इसलिए यह दर पर निर्भर नहीं करता है। ये हो गया। यहाँ पर इसकी समझने के लिए अपने पावर 1 लगा दो ताकि समझ जाओ कि प्रथम कोट की अपक्रिया है। हो गया। दूसरा रिएक्शन दिखा दे, दूसरा, शांत रहो। मेथिल एसीटेट, मेथिल एसीटेट का फॉर्मूला बताओगे? कल रिएक्शन बताए थे मेथिल एसीटेट का जल अपघटन। मेथिल एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3 ये क्या बनाता था पता है? और क्या बनाता था? मेथिल एल्कोहल। रिएक्शन वगैरह बैलेंस कर लीजिएगा, CH3COOH। और अब देखो यहाँ पर दो पदार्थ है, इसकी दर लिख दो। दर लिखोगे तो K होगा और ये होगा CH3COO और ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखोगे ना, ये नोट यहाँ पर यही रहेगा, छाप दोगे, चाहे मत छापो सब ठीक है ना, यहाँ तक लिखो, ये रिएक्शन और लिखो, इतना पढ़िएगा।